तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 335 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग की टीम का फाइट 2 अनडाइंग बीइंग से हो चुका था और वहां पर सिर्फ अभी एक ही अनडाइंग बीइंग बचा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने बॉडी के 10% को ब्लो अप कर लिया होता है और ये 10% बॉडी उसके आर्म होते हैं। जैसे ही वो अपने इस बॉडी पावर को यूज करता है वहां पे एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से टाइवू जो कि कैप्टन होता है वो भी पीछे हो जाता है। पूरा का पूरा सराउंडिंग में रिपल्स एनर्जी भरने लगते हैं। यहाँ जितने भी स्पेस फ्रेगमेंट्स होते हैं वो समय टकराने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि दूर में जितने भी सेक्टलॉट्स के कॉर्पसेस मौजूद होते हैं वो भी इस रिपल के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब फेवन से अपने अनडाइंग एनर्जी को लेता है उस एक्सप्लोजन को विथस्टैंड करने के लिए और इसी फोर्स के कारण उसको एक मोमेंटम मिल जाता है और वहां से स्केप करने लगता है। अब एक ही झटके में वो 1 लाख किलोमीटर दूर भाग जाता है और जैसे ही वो वहां से स्केप करता है वहां पे कई सारी चीजें होती है। जैसा कि हमें पता है जैसे ही कोई मूवमेंट करता है पीछे फोर्स लगता है, वहां पे कई सारे डेब्रिज होते हैं जो कि वहां से निकल के उन सब पर भी अटैक करते हैं। पॉइजन अपने दांतों को पीसती हुई कहती कि बास्टर वो तो भाग गया। अब लू फैंग भी उसकी तरफ देखता और कहता कि हाँ ये तो सच में फास्ट है और लू फैंग देखता है कि उसका ऑप्शन अभी मिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है जो कि लाइट की स्पीड में क्लोज है। अब अनडाइंग भागना चाहे तो वो आराम से भाग सकता है जब तक कि अगर वहां पे टेलीपोर्टेशन करने वाला बंदा ना हो तो उसे पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे अनडाइंग भाग सकता है। अब यहाँ पे हमें टाइवू को दिखाया जाता है जो कहता है चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ का कमोशन बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे हमें इन सारे लूट को लेना है नहीं तो यहाँ पे जरूर दूसरे वॉरियर्स आ जाएंगे, जल्दी करो यहाँ पे सब चीज ले लो। अब सेक्टर लॉट के जितने भी टीम होते हैं वो वहाँ के सारे गुड्स को कलेक्ट कर लेते हैं और C9 शिप में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। सीन चेंज कर सैटल स्टार स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही C9 ग्रेट शिप अपने बेस की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पे पॉइजन को दिखाया जाता है जो कहती है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है और वो यहाँ पे एक अनडाइंग फ्रेश फ्रीकिंग मीट को फिर से मारने वाली थी। अब टाइबू हंसते हुए कहता है कि ऑलराइट ये इतना भी बुरा नहीं है, उस बंदे ने अपनी अनडाइंग बॉडी का 10% सैक्रिफाइस कर लिया है और यहाँ पर उसको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहाँ पे आपको बता दूं कि एक अनडाइंग बॉडी हो जाने के बाद कोई भी अपने अनडाइंग बॉडी की एनर्जी को बर्न कर सकता है और जब कोई ऐसा करता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको लगता होगा कि 10% बहुत ही कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अनडाइंग बंदा अपने 5% बॉडी को बर्न आउट करता है तो वो चलता है, लेकिन 10% कर लेता है तो बहुत ही ह्यूज लॉस माना जाता है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकवरी के लिए। अब टाइवू हंसते हुए कहता है कि उसके 10% अनडाइंग बॉडी का सैक्रिफाइस होने के कारण उसको अभी अपने बॉडी को फिर से बनाने के लिए 1 लाख या 1 मिलियन साल भी लग सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने स्पीड इम्प्रिंट को नहीं जमा कर पाएगा। ये सुनकर रॉक क्यूरियोसिटी से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर वो अपने आप को ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, आखिर उसने 10% ऑफ अनडाइंग बॉडी को इतना हाई कॉस्ट पे क्यों किया है। अब यहाँ पे टाइबू एक्सप्लेन करता है, कहता है कि ये एक्सप्लोजन उनके बॉडी के द्वारा होता है जो कि एक्सप्लोड होता है, जो कि एक अनडाइंग एनर्जी होता है और ये अनडाइंग एनर्जी उनके एनर्जी और सोल इम्प्रिंट को अंदर रखता है और यही एक अनडाइंग बीइंग की फाउंडेशन होती है। और जब किसी अनडाइंग बीइंग ने ऐसा किया तो उसके अंदर से एनर्जी गैदर होती है और तभी यहाँ पे उसका अनडाइंग बीइंग बनता है। यहाँ पे जैसे ही वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है वो अपने उसी बचे हुए एनर्जी को यूज करता है ताकि वो वहां से अपने एनर्जी को बढ़ा सके। इसलिए तो यहाँ पे उसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर एक्सप्लोजन ही बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। देखा जाए तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट उसका भी एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा होता है और जब एक अनडाइंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा तो उसकी तबाही कितनी होगी आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हो। अब टाइवू आगे कहता है कि अनडाइंग एनर्जी में स्पीड इम्प्रिंट होता है, अगर उसका 1 या 2% खत्म भी होगा तो अपने आप को आराम से रीजनरेट कर सकता है, लेकिन अगर उसने आपको 10% तक गवा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अपने सोल का 10% लॉस हो गया
है। अब देखा जाए तो उसका पूरा इम्प्रिंट अभी भी जिंदा है, उसकी अभी भी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज बाकी है, लेकिन उसको बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा खुद को रिकवर करने के लिए। जिसके बाद टाइबू और आए कहता है कि यहाँ पे अगर वो बंदा अपने आप को अनडाइंग बॉडी पे नहीं ला पाता तो फिर वो मारा जाता, लेकिन जब वो अपने अनडाइंग बॉडी को ले आता तो उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें कम से कम उसके पूरे के पूरे अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है उसको मारने के लिए। और वो कहता है कि अगर कोई बंदा अपने अनडाइंग बॉडी पे आ जाता है तो उसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 10% नहीं, यहाँ पे अगर वो 99.99% ऑफ हिज बॉडी भी अगर लॉस कर गया तो अगर एक भी तिनका बचा रहा तो वो अपने आप को बॉडी को फिर से रिकवर कर सकता है। अब रॉकी समझ आता या फिर वो सब यहाँ पे चीयर्स करके पार्टी मनाने लगते हैं। अब यहाँ पे वो अपने नए रिक्रूट्स जो कि लू फेंग रॉक होते हैं उनसे खुश होते हैं और वो लोग उनसे इमोशनली अटैच भी हो चुके होते हैं। अब टाइबू पॉइजन की तरफ देख कर कहता है कि जब से मैं आउटर रीजन वॉर्स में आया हूँ यहाँ पे मौत मेरे बगल में ही रहा करती है। इस 30,000 सालों में इन सारे पीरियड में मैं सेक्टर लॉर्ड से अनडाइंग बीइंग बन पाया। यहाँ पे मेरे कई सारे लाइफ और डेथ पार्टनर्स भी थे, जिनमें कि बिग ब्रदर, थर्ड ब्रदर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 9 ब्रदर वो सभी मारे गए। अब पॉइजन भी अपनी लंबी सांसें लेके वहाँ पे दुखी होती है और यहाँ पे उसे पता था कि यहाँ पे उसे भी दुख है। अब यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, जो कि उनके टीममेट के बारे में होती है। और फिर यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जितनों को मारा जाता है उसके मुताबिक उनको कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता होता है। अब यहाँ पे 1 बिलियन पॉइंट्स जो कि 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होती है, जो कि नॉर्मल अनडाइंग बीइंग जितनी वेल्थ होती है। अब टाइबू पॉइजन की तरफ देख कर कहता है कि पॉइजन तुम्हारा ग्रेज अभी सेटल हो गया है, तुम आराम से पी सकती हो। तो पॉइजन भी हामी बढ़ती है। अब फिर से यहाँ पे मैं इसको स्किप करता हूँ और फिर मैं सीन चेंज कर उसे लिविंग शिप को दिखाया जाता है जो कि सैटर स्टाइल में होता है। और ये बंदा कोई और नहीं वही फूविंसी होता है जो कि उन सब से बचकर भागा होता है और वो गालियां दे रहा होता है और कहता है कि उन सब की हिम्मत कैसे हुई, और वो बहुत गुस्से में होता है। फाइनली वो जाके रुकता है और वो ऑलरेडी नॉर्मल हो चुका था। अब यहाँ पे वो पागल था क्योंकि यहाँ पे उसने 10% सोल को डिस्ट्रॉय करके अपने स्पेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन से वहाँ भागने में मदद की थी। इसी कारण उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। वो कहता है कि मैं यहाँ पे उसका बदला जरूर लूंगा। हमें बताया जाता है कि जब यहाँ पे उसने अपने सारे रिंग्स को वहाँ छोड़ा होता है, वहाँ पे जितने भी लूट्स होते हैं उन सबको तो लू फेंग के टीम ने उठा लिया होता है। यहाँ से हमको पता चलता है कि उसके अंदर एक वेपन था जिसपे कि उसका मार्कर लगा हुआ था, जो कि उसके स्पिरिट इम्प्रिंट से जुड़ा हुआ है। और वो कितने भी दूर क्यों ना चले जाए, वो बंदा उन सबको फेल करके उनके लोकेशन के बारे में जान सकता है। किसी भी वक्त वो अपने टीम को ले जाके टेलीपोर्टेशन के थ्रू उन पे अटैक करके उन सबको मार सकता। वो कहता है कि मैं उन सबसे अपना बदला लेके रहूंगा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वेकंडाई जिसके बाद खुद की गॉड कंट्री होती है, वो आराम से अपने गॉड कंट्री की मदद से टेलीपोर्ट कर सकता है। बस उसके लिए तो मार्कर चाहिए या फिर जो अनडाइंग क्रिस्टल होता है, और इसी के मुताबिक ये ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग को भी प्राइमर के उस सिटी लीडर ने एक मार्कर दिया था जो कि प्लांट लाइफ फॉर्म या फिर कोई स्पेशल मेड मार्कर होता है। और यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में सोचता है। फिर वो कहता मैं समय को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। वो कहता है कि उन्होंने मेरे सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया, इससे पहले मुझे ये करना होगा। और वो कहता है कि मैं इस चांस को नहीं छोड़ सकता, मैं उनसे बदला लूंगा, उन सबको जरूर मारूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अपने अनडाइंग एलाई से बात करना पड़ेगा और अपने पार्टनर से बात करना पड़ेगा ताकि वो उनसे अपना ग्रुज सेटल कर सके। अब यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर वो किसको देखे, और वो अपने आर्म से इसी पे स्क्रैच मारता, लेकिन तभी उसको याद होता है और कहता है कि हाँ मेरा क्लैंसमैन लाके वो यहाँ पे जरूर सैटर स्टार सिस्टम में ही होगा, मैं मुझे उसको देखना चाहिए। जिसके बाद वो अपने कॉन्शियसनेस को क्वांटम कंप्यूटर से जोड़ देता है ताकि वो अपने दोस्त से जाके मिल सके। अब यहाँ पे वो कहता है डेमन रेस या पाइनिकल रेस ऑफ यूनिवर्स में आती है, लेकिन कम्युनिकेशन के मामले में वो इंफीरियर है ह्यूमंस और ऑटोमस से। मतलब ये कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत ही बुरा है, इतना भी अच्छा नहीं है। अब देखा जाए ह्यूमंस की तो आराम से अपने वर्चुअल में जाके वहाँ पे 100% सिमुलेशन से बात कर सकते हैं, जो कि रियलिटी के जैसा ही लगता है। लेकिन उन सब के पास कुछ नहीं था। हालांकि ये बंदा अनडाइंग बीइंग भी था, लेकिन उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिला था। अब कॉन्शियसनेस सिमुलेशन टेक्नोलॉजी बहुत लंबे समय पहले ही आ चुका है, और दूसरे रेसेस के अनडाइंग बीइंग के पास बहुत कम ही चांसेस होता है वर्चुअल को यूज करने के लिए। लेकिन उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसा
है कि लू फेंग आराम से अपने आप को 100% सिमुलेशन से कर सकता है। और यहाँ पर उनकी मैसेजिंग सिस्टम तो और भी ज़्यादा बुरी है। यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर बहुत लंबा सारा भाषण यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा होता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर मैं सीन चेंज कर सेटर फ्रेगमेंट की एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्केल अंडरलाइन अपने वाइन को पी रहा होता है और उसके अंदर कई सारे सेक्टर्स के बंदे हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रेट लाके को, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि ग्रेट लाके, आप यहाँ के वेस्टर्न माउंटेन एरिया के लीडर है और आप यहाँ के ग्रेटेस्ट लीडर भी बन सकते हैं। यहाँ पे शायद सेक्टर लॉर्ड लाके का चापलूसी कर रहे होते हैं और यहाँ पर पावरफुल अंडरलाइन बीइंग उन सब के मजे ले रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और सभी के सभी सेक्टर लॉर्ड के बंदे चुप हो जाते हैं। अब वो बंदा सामने देखता है तो सामने फुवेंसी होता है जो कि उसको ढूंढ रहा होता है और वो कहता है सेव करो। अब वहाँ पे वो भी आ जाता है और यहाँ पे वो कहता है फुवेंसी, यहाँ पे तुमको देखना कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो ये बहुत ज्यादा रेयर है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं यहाँ पे सैटर्न स्टार को एक्सप्लोर करने में बिजी हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी इनकाउंटर को बैटल के दरमियान इनकाउंटर कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पे तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें ब्लेम मत करना। तो यहाँ पे मैं दिखाया जाता टूलुओ को। अब यहाँ पे मैं दिखाया जाता है उसी अंडरलाइन बीइंग को जो कहता है टूलुओ मारा जा चुका है। अब यहाँ पे वो उनका पार्टनर हुआ करता है। अब लाके सीरियसली कहता कि आखिर वो मरा कैसे, तो फुवेंसी कहता है कि वहाँ वो ह्यूमंस के हाथों मारे गया। तो यहाँ पे लाके कहता है फुवेंसी, क्या तुम स्टूपिड हो, ये आउटर रीजन वॉर है। यहाँ पे 4 पाइनिकल रेसेस सबसर्बिएंट रेसेस आया करते हैं और काउंटलेस वॉरियर्स यहाँ पे 4 डायरेक्शन में मारा करते हैं। टूलुओ वहाँ पे ह्यूमंस के हाथों मारा गया, ये नॉर्मल बात है। इन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में न जाने कितने ही वॉरियर्स मारे गए हैं। अब फुवेंसी को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं उस ह्यूमन टीम को मारना चाहता हूँ। तो लाके सस्पिशियस होके पूछता है कि तुम उससे रिवेंज लेना चाहते हो, क्या तुम उसके लोकेशन के बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पे वो अंडरलाइन बीइंग कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पे उस स्पेस रिंग में अपने एक मार्कर को रख दिया है और मैं अभी उसके लोकेशन के बारे में पता लगा सकता हूँ और वहाँ पर हम लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो ये सुनकर लाके कहता है कि तुम तो सच में क्राफ्टी हो, तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें उन सब का बदला कैसे लेना चाहिए। और यहाँ पे वो कहता है कि वहाँ पे सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे हैं। तो वो अंडरलाइन बोलता है कि उसने मेरे ब्रदर और अंडरलिंग्स को मारा है, मुझे उनका बदला जरूर लेना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें जानना चाहिए कि इस बैटल के दौरान उन ह्यूमंस के पास स्कैनिंग डिवाइस भी थी और वहाँ पे उनके पास वर्चुअल नेटवर्क ब्रॉडकास्ट भी थी जो कि उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को डिस्कवर करती हैं। उनके पास अलग भी एक्स्ट्रा स्टोरेज रिंग होगी। यहाँ पे फुवेंसी कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि रिलैक्स करो, यहाँ पे मैं इतना भी मिस्टेक नहीं करने वाला हूँ कि उन्हें मेरे इन शायद चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। उन्हें नहीं पता चलेगा कि जो स्पेस रिंग मैंने छोड़ा है उसमें मेरा मार्कर है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया था लेकिन वहाँ से मैं भाग गया था और उसी के चलते वो आइटम्स गिरा था, तो उन्हें शक नहीं होगा और उन्हें शक होने का मौका भी नहीं दूंगा। अब यहाँ पे लाके भी कहता है कि क्या तुम्हें उस ह्यूमन के स्ट्रेंथ के बारे में पता है। तो फेविन कहता है कि हाँ, उस टीम में एक अंडरलाइन था और 9 सेक्टर लॉर्ड्स थे। अब उन 2 सेक्टर लॉर्ड में बहुत पावरफुल बंदे थे जिनकी स्ट्रेंथ अंडरलाइन जितनी थी। एक केमिस्ट था, वहीं दूसरा एक स्पिरिट था जो कि नॉन सन आर्मेट्स को यूज कर रहा था और दोनों ने अपनी ताकत को कंबाइन करके टूलुओ को मार दिया। तो ये सुनकर लाके शॉक हो जाते कि क्या 3 अंडरलाइन स्ट्रेंथ को रखता है। यहाँ पे वो पूछता है कि क्या वहाँ पे नॉर्मल अंडरलाइन फाइटिंग स्ट्रेंथ थी। तो वो भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सर्वाइव कर पाएगा। अब अंडरलाइन के भी लेवल आप जानते हैं जो कि जनरल ऑफिसर एम्प्लॉय होता है और लोएस्ट लेवल जनरल्स के पास भी डिफरेंस होता है पहले के मुकाबले। और यहाँ पे उनके पास सिर्फ 10th लेवल हेवनली बीज होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट 14 को पास कर देता है। और जैसे ही वो बंदे 15 को पास आउट करते उनके पास अपनी स्ट्रेंथ ऑफिशियल लेवल हो जाती है। अब यहाँ पे फिर से बहुत बकवास होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ और लाके कहता है कि हाँ, ये फिर भी ओके है, वो तो नॉर्मल एंड आएंगे और तीनों मिलके यहाँ पे हमें नहीं लगता कि हमारी टीम को वो हरा सकते हैं। तो यहाँ पे वो सब प्लान बना लेते हैं कि वो लू फेंग और उसकी टीम पे अटैक कर देंगे। अब यहाँ पे वो लोग बनाते हैं कि आखिर उनके साथ कौन कौन भी जाएगा। अब नंबर्स में देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमन से नहीं हार सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस में देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन से वो थोड़े से कमजोर
होते हैं उनके पास नेचुरल टैलेंट होती है जो कि ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे देखा जाए सेक्टलर और अनडाइंग बीइंग में तो सप्रेस कर सकते हैं ह्यूमंस को अपने ताकत के मुकाबले में। और डेमन क्लैन ह्यूमैनिटी से बहुत ही अलग बना हुआ है। बताया जाता है डेमन क्लैन के बारे में कि डेमन क्लैन अपने ब्लड लाइन को फेवर करते हैं। जैसा कि हमें पता है स्पेस बीस्ट उनकी ब्लड लाइन हाई होती है और उनके नंबर्स भी लो होते हैं और उनकी ताकत भी ज़्यादा होती है। और यही डेमन क्लैन के भी साथ होता है, उनकी ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी होती है, उनकी पावर उनके ब्लड लाइन से ही आती है। और अब फिर यहाँ पे वो बात करने लगते हैं और लाके कहता है कि योर मेजेस्टी मैंगविन क्या एक बंदा जो कि 10,000 हिडन स्नेक स्मार्ट्स था, क्या उसे भी आप इनवाइट करने वाले? तो फुवेंसी कहता है कि यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल अंडांग से ज़्यादा ऊपर वाले बंदे को लाना चाहिए जो अपने टैलेंट को अनलीज कर सकता, तभी हम यहाँ पे उसको मारने की फुल गारंटी रख सकते हैं। तो लाके कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फुवेंसिन कहता है कि मुझे उसका नंबर दो, यहाँ पे मैं उससे बात करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर वो मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे वो लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं और उन लोगों ने प्लान बना लिया होता कि आखिर वो लू फेंग और उसके टीम को कैसे मारेंगे। अब केसीयू अंडांग और फेंगसी कांटेक्ट कर रहे होते लाके से। यहाँ पे लू फेंग और उसकी टीम अपने बेस की ओर जा रहे थे। अब C9 शिप के रेस्टिंग क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग अपने गुड्स को बांट रहे होते हैं। और यहाँ पे टाइवो को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन होता है, कहता है कि हम लोग यहाँ पे 20 सेक्टर्स को मारे हैं, साथ में एक अंडाइंग बीइंग को मारे हैं। आज यहाँ पे गुड्स है वो बहुत ही ज्यादा है। अब फॉलन अंडाइंग के पास स्टोरेज थी जो कि उसके वर्ल्ड रिंग में थी और वो कहता है मैडू तुम इसके इंचार्ज हो, इसके अंदर जितने भी गुड्स है उनको चेक करने के लिए। कहता है कि क्या यहाँ देखो कि इसमें कोई स्पीड इम्प्रिंट अंडाइंग के दौरान तो नहीं छोड़ा गया क्योंकि वो वहां से भागा था। अब मैडू कहता है कि चलो मैं इसको चेक करता हूँ और वहाँ पे 6 वर्ल्ड रिंग्स होते हैं और वो उन सबको चेक करता है। यहाँ पे कई सारे बैटल के दरमियान वर्ल्ड रिंग हिलता है। अब नहीं पता होता कि एनिमी अपने इस वर्ल्ड रिंग के अंदर अपने मार्क को छोड़ सकता है, इसलिए वो इन सबको चेक करते हैं। और स्कैनिंग डिवाइस बैटलफील्ड को चेक करने के लिए होती है और गुड्स भी उन सबको फिर से चेक किया करते हैं। यहाँ पे मैडू को दिखाया जाता है जो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइवू कहता है बहुत अच्छे, चलो इसको अपने आप में बात लो। अभी टाइम मैडमैन पॉइजन बहुत ज़्यादा वर्क किए होते, पॉइजन यहाँ पे वैल्यूएबल पोर्शन को भी यूज की होती है और यहाँ पे वो कहते हैं पॉइजन और मैडमैन तुम इनमें से कुछ उठा सकते हो। अब यहाँ पे मैडमैन के बिना वो उस फ्लेश ईटिंग मैड फ्रेक को मार नहीं सकते हैं। और यहाँ पे पॉइजन कहती है कि पहले तुम जा। तो लू फेंग वहाँ पे अपने सोफा पे बड़ी कैजुअली से बैठा हुआ होता है। अब लू फेंग यहाँ पे नहीं लेता क्योंकि उसके लिए कोई भी काम की चीज नहीं थी। अब गुड्स को बांट लेने के बाद लू फेंग और बाकी सब शिप में अपने बेस की ओर बढ़ जाती हैं और वहाँ पे मेंबर्स सारे अपने बैटल के बारे में सोचने लगते हैं, अपने एक्सपीरियंस को गेन करने लगते हैं। अब सैटर्स स्टार्स वहाँ का एक पार्टिकुलर फ्रैगमेंट होता है और स्केल एंड फोविसी वहाँ पे अकेला था और वो उसकी तरफ देख रहा होता। अब फिर यहाँ पे फोविसी जो अंडांग भागा होता है वो कहता है कि तुमने मेरे 10% ऑफ सोल को यहाँ लूज करने पे मजबूर कर दिया, तुम लोग ह्यूमंस तुम लोग इसके बारे में जरूर पछताओगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एग्जियस होता है कि आके लाके क्या कर रहा है, क्या उसने मैंगविन मैजेस्टी को मना लिया है। अब यहाँ पे उसको टीम की जरूरत थी और मैंगविन ना उसके काम आ सकता है। अब देखा जाए तो मैंगविन ना एक एम्पायर से बिलोंग करता है और वो उससे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था। अगर वो चाहता तो वो उस ह्यूमन टीम को मार सकता है, इसलिए वो अभी उसको परेशान कर रहा था। तभी फुविसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसके पास कॉल आता है और फुविसी खुश होकर कहता लाकिया यहाँ पे मैं तुम्हारा फाइनली वेट कर रहा था। अब लाकिया को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं सब के बारे में सोच रहा था और यहाँ पे उसको फाइनली मौका मिल गया था मैंगविन से कांटेक्ट करने का। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे मैंने तुम्हारे बारे में बात की और उन्होंने इसके लिए मान लिया है, वो उसका नंबर दे देता है। अब ये सुनकर फ्रीक्वेंसी इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके नंबर को ले लेता है। फ्रीक्वेंसी कहता है कि चलो मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ ताकि देखता हूँ कि क्या वो मेरी बात को मानते हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे अच्छे न्यूज़ का इंतजार करता हूँ। अब वो कॉल करता है और तभी हमें सीन चेंज को एक पावरफुल हॉर्स वॉइस को दिखाया जाता जो कि फ्रीक्वेंसी के माइंड में कहता और कहता कि तुम कौन हो। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहता है कि ग्रेट मेजेस्टी मैंगविन मैं यहाँ पे किंग्सली रेस से हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि लाके ने आपको मुझे पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो वॉइस कहती फ्रीक्वेंसी चलो यहाँ पे तुम वही हो जो कि उन ह्यूमंस को मारने के लिए कह रहे थे। तो फ्रीक्वेंसी कहता है कि हाँ। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि यहाँ पे काउंटलेस वॉरी आउटर रीजन में मरते हैं और यहाँ पे हम ऐसे ही किसी से रिवेल नहीं ले सकते हैं, चलो बताओ आखिर यहाँ पे तुम्हारे क्या रीजन से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहता है योर मेजेस्टी मैंगविन मैं बिलीव करता हूँ कि लाके ने उस
उस टीम को अच्छे से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं किया है, नहीं तो आप इतने गुस्से नहीं होते बल्कि आप इससे और भी ज्यादा खुश होते। तो वो कहता है कि चलो बताओ मुझे क्या हुआ। तो फ्लूवेंसी एक्सप्लेन करता है और कहता है कि ह्यूमन टीम में अनडाइंग था 1 और 9 सेक्टर लॉर्ड्स के थे, लेकिन उसमें 9 में से 2 सेक्टर लॉर्ड्स ऐसे थे जिनके पास नॉर्मल अनडाइंग की ताकत थी। तो वाइस कहता है कि क्या 2 ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड्स जिनके पास अनडाइंग की स्ट्रेंथ थी। तो फ्लूवेंसी कहता है कि यस योर मैजेस्टी, उनके पास ऐसे ही बंदे थे। तो यहाँ पे ऑर्डर करता है कि बताओ चलो उन 2 बंदों के बारे में बताओ, उन 2 सेक्टर लॉर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे फ्लूवेंसी को दिखाया जाता है जो कहता है कि उन 2 ह्यूमंस में से एक केमिस्ट था जो कि अपने पास सेक्टर लॉर्ड प्लांट लाइफ फॉर्म को नेचर किया था और उसके पास पोशन थी और उसको यूज करके उसकी स्ट्रेंथ अनडाइंग जितनी हो जाती है। वहीं पे दूसरा स्पिरिट रीडर था जो कि नॉन आर्मर्स को यूज कर रहा था और वो एक्चुअली 9 फॉर्म ए मैच अगेंस्ट अनडाइंग को यूज कर रहा था, उसको रिलीज कर रहा था और उसने में बहुत ज्यादा इंजर हो गया। तो ये सुनकर वो बंदा कहता कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और वो कहता है कि यहाँ से अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फ्लूवेंसी कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो वॉइस कहता है कि मैं यहाँ सुना हूँ कि तुम उसके लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैंने सब चीज यहाँ पे ट्रैप बिछा दिया है। अब यहाँ पे फ्लूवेंसी से पूछता कि आखिर उसकी लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पे फ्लूवेंसी सारी एग्जैक्ट मार्कर लोकेशन को बता देता है। यहाँ पे देखा जाए तो एक मार्कर ज्यादा दूर होता है तो रफली अनडाइंग उसके लोकेशन का पता लगा पाता है। अब सैटर्न स्टारफील्ड का डायमीटर 0.8 लाइट ईयर्स होता है। अब एम्परर लेवल अनडाइंग भी अपने टेलीपोर्टेशन को यूज करके एक दूसरे डिस्टेंस पे आराम से टेलीपोर्ट हो सकते हैं। लू फेंग और उसकी टीम अभी भी उनके पास से 0.1 लाइट ईयर दूर होते हैं और ये उनके लिए ज्यादा दूर नहीं था और फ्लूवेंसी उनके कोऑर्डिनेशन और लोकेशन के बारे में जान सकता है। ठीक वॉइस कहती है कि यहाँ पे वो लोग सैटर्न स्टार में है, यहाँ पे कई सारे ह्यूमंस मौजूद है इसलिए हम यहाँ पे उनके आके जाके अटैक नहीं कर सकते। तो ये सुनकर वो भी स्टन हो जाता है और कहता है कि योर मैजेस्टी जब तक हम केयरफुल रहेंगे। तो ये सुनकर वो कहता है नहीं हमें वेट करना होगा जब तक कि वो अपने एरिया को मूव न कर जाए फिर हम अटैक करेंगे। तो फ्लूवेंसी कहता है कि ठीक है। अब कॉल कट हो जाता है और मैं सीन चेंज कर डार्क फैब्रेंट फ्लूवेंसी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे बैठा होता है गुस्से में होता है और वो कहता है लगता है मुझे उसे अपने खुद के हाथ से मारना होगा, लेकिन तुम लोग जितना भी मौज करना कर लो, हम लोग अपनी आर्मी लेके तुम पे अटैक करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से सारे रेसेस के बारे में बताया जाता है जिसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर सैटर्न स्टार लू फेंग टीम बेस को दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन स्माइल करते हुए कहता है कि हम लोग 15 दिन तक रेस्ट कर चुके हैं और 5 दिन और बाकी है उस प्रीवियस टाइम में और यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि तुम सबने अच्छे से रेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे मर्डर फ्रेम रेस का बंदा कहता है कि मेरी हैमर पहले से रेडी है, ये अभी भी भूखा है किसी को मारने के लिए। इल्यूजन्स भी कहता है कि हाँ मुझे अभी भी पॉइंट्स की जरूरत है। अब सारे मेंबर्स खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे सब लोग बैटल के लिए रेडी होते हैं और लू फेंग सोचता है कि आधा साल हो गया है और यहाँ पे उससे ऑलरेडी आउटर रीजन के बारे में जान लिया है और वो कहता है कि आखिर मुझे इस टीम को कितना लंबा तक फॉलो करना पड़ेगा। वो कहता है कि इस तरह से मैं तो बहुत ही स्लोली पॉइंट को एक्वायर कर सकता हूँ, अगर मैं अलोन होता तो मैं अनडाइंग बैंक को मार सकता, यहाँ तक कि पावरफुल अनडाइंग को मार कर अपने पॉइंट को गैदर कर लेता। अब देखा जाए तो 1 बिलियन पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करना लू फेंग अगर आजादी से करता तो ये कर लेता। लू फेंग भी इसके लिए हमें बढ़ता कि जैसे उसको टाइम मिलेगा वो अपने आर्मी को छोड़कर इन सारी टीम को छोड़कर चला जाएगा। कैप्टन को दिखाया जाता है जो ऑर्डर करते हैं कहते हैं कि इस बार हमने लास्ट में अनडाइंग बैंक को मारा था, चलो इस बार भी आशा करते कि इतने ही रिवार्ड हमें। और यहाँ पे सब लोग निकल चलते हैं और C9 शिप अपने जर्नी पे फिर से निकल जाती है सबको मारने के लिए। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उनका सामना जब उन लोगों से होगा तो लू फेंग आखिर क्या करता है और लू फेंग कब इस टीम को छोड़ के अपने पावर को अनलीज करने जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।